हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 4 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, इंडस्ट्रीज, उद्योग। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन्स और इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? हम जिस नोटबुक पे लिखते हैं वो एक लंबे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद हमारे पास आता है। यहां पे उसी प्रोसेस को समझाया गया है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वो विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री, इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। पेपर बनने की शुरुआत पेड़ से होती है। सबसे पहले पेड़ को काटा जाता है और फिर उस कटे हुए पेड़ को पल्प मिल यानी लुगदी मिल में लेकर जाया जाता है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। पल्प मिल में पेड़ की लकड़ी को प्रोसेस किया जाता है और फिर उसे वुड पल्प यानी काष्ठ लुगदी में बदला जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल्स एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन्स। वुड पल्प में कुछ केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं और उसको मशीन के द्वारा पेपर में चेंज कर दिया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स was used to print the lines on the pages। फिर इस पेपर को प्रेस में भेजा जाता है, जहां पे केमिकल्स में इंक को मिला के पेपर पे लाइंस प्रिंट की जाती है और पेजेस तैयार किए जाते हैं। ये कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands। इन पेजेस को एक साथ स्टिच करके नोटबुक तैयार किया जाता है। उसके बाद इस नोटबुक को पैक किया जाता है और मार्केट भेज दिया जाता है बेचने के लिए। फिर उसके बाद ये नोटबुक हम मार्केट से परचेस करते हैं।
इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में ये आपके हाथों में पहुंचती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग change raw materials into products of more value to people। हमने पिछले लेक्चर में ही समझ लिया था कि सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन किया जाता है ताकि लोगों के लिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट यूजफुल हो। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process। हमने पेड़ से नोटबुक का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा, उसमें दो मेन स्टेजेस थे। पहला वुड पल्प को पेपर में बदला गया और दूसरा पेपर को नोटबुक में बदला गया। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन have had value added to them at each stage of the manufacturing process। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स में वैल्यू एडिशन किया जाता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। वुड पल्प से पेपर तैयार हुआ, ये एक सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। वैसे ही कॉटन एक रॉ मटेरियल है, उस पे वैल्यू एडिशन करके क्लॉथ बनाया जाता है, ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है। लुगदी से बने कागज और कपास से बने कपड़े का निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन किया गया है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी than the raw material that it is made from। कंज्यूमर्स को रॉ मटेरियल से ज्यादा मतलब नहीं होता, उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड पल्प या कॉटन से कंज्यूमर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इन रॉ मटेरियल पे वैल्यू एडिशन किया जाता है, प्रोसेसेस किए जाते हैं और इन रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदला जाता है, फिर इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी यानी उपयोगिता बढ़ जाती है और कंज्यूमर्स के लिए ये ज्यादा वैल्यूएबल भी होते हैं। इस प्रकार तैयार उत्पाद का उस कच्चे माल की तुलना में अधिक मूल्य और उपयोगिता होती है जिससे वो बनाया जाता है। इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services। जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडस्ट्री यानी उद्योग इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है जिसमें तरह तरह के काम होते हैं। जैसे फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं का उत्पादन। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन का इस्तेमाल करके क्लॉथ बनाना। सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का निष्कर्षण। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग इंडस्ट्री। थर्ड, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज यानी सेवा व्यवस्था से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सर्विस एक्सेट्रा। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। 10. We have iron and steel industry, production of goods।
coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry, service provider. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आता है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में कोल माइनिंग इंडस्ट्री आता है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर है। सर्विस प्रोवाइडर में टूरिज्म इंडस्ट्री आता है, ये आपका टर्शियरी सेक्टर है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब हम लोग का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड on the basis of raw materials, size and ownership. इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, साइज यानी आकार और ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज। रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। जब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज are examples of agro-based industries. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में व्हीट एज रॉ मटेरियल यूज होता है और उसको प्रोसेस करके बिस्किट्स, ब्रेड एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। सोयाबीन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स को एज रॉ मटेरियल यूज करके वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन एज रॉ मटेरियल यूज करके क्लॉथ बनाया जाता है। मिल्क को एज रॉ मटेरियल यूज करके डेयरी प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, जैसे चीज, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। एनिमल हाइड्स, स्किन का यूज एज रॉ मटेरियल करके लेदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लेदर इंडस्ट्री में। ये सब कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल ओर्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं और उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में
जो प्रोडक्ट होते हैं वो एज रॉ मटेरियल दूसरे इंडस्ट्रीज में जाते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर के इंडस्ट्रीज में जाते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे आयरन बनाया जाता है, वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches। फिर इस आयरन को एज रॉ मटेरियल दूसरे सेकेंडरी सेक्टर के इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा, जहां पे आयरन को प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन करके हेवी मशीनरी बनाया जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाएगा, रेलवे कोचेस बनाया जाएगा। ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। सी और ओशन से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मरीन बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट्स आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट्स का यूज फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में कर सकते हैं। वुड का यूज फर्नीचर में, बिल्डिंग्स में कर सकते हैं। ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल हैं। लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। हमने रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को देखा, अब हम साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को देखेंगे। साइज, आकार। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जब हम लोग साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है इंडस्ट्री में, कितने लोग एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन होता है। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। बेस्ड ऑन साइज, industries can be classified into small scale and large scale industries। साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री को दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज are a type of small scale industry where the products are manufactured by hand by the artisans. कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री यानी घरेलू उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। इनमें आर्टिजन्स यानी दस्तकारों द्वारा हाथ से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। बास्केट वीविंग, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना एक्सेट्रा कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी as compared to large scale industries that produce large volume of products. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है, लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है, इस वजह से कैपिटल भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग के एग्जाम्पल हैं। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हेवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। हमने रॉ मटेरियल और साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को समझा। अब हम लोग ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पे इंडस्ट्रीज को समझेंगे। ओनरशिप, स्वामित्व। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र, सेकंड स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर यानी राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, थर्ड जॉइंट सेक्टर यानी संयुक्त क्षेत्र और फोर्थ कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी क्षेत्र में क्लासिफाई किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और
सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को ओन और ऑपरेट इंडिविजुअल्स करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। The public sector industries are owned and operated by the government, such as Hindustan Aeronautics Limited and Steel Authority of India Limited. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ओन करती है और उसका संचालन भी गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेल एक्सेट्रा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिल के ओन करते हैं और इसका संचालन भी दोनों मिलकर करते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। कोऑपरेटिव्स एक वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। कोऑपरेटिव्स अपने मेंबर्स के बेटरमेंट के लिए काम करती है। कोऑपरेटिव में वही लोग होंगे जो एक जैसे काम में इन्वॉल्व होंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वीवर्स मिलके यानी बहुत सारे बुनकर मिलके एक कोऑपरेटिव बनाते हैं तो उन्हें वीवर्स कोऑपरेटिव बोला जाएगा। बहुत सारे फिशरमैन मिलके कोऑपरेटिव बनाएंगे तो उन्हें फिशर कोऑपरेटिव बोला जाएगा। रॉ मटेरियल के सप्लायर, प्रोड्यूसर या फिर रॉ मटेरियल पे जो काम करते हैं उनके द्वारा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन किया जाता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड and Sudha Dairy are a success stories of a cooperative venture. आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market। इंडस्ट्री किस लोकेशन पे सेटअप होगा ये कुछ डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल इतनी आसानी से प्राप्त हो रहा है या नहीं। सेकंड लैंड, जमीन सपाट है या नहीं। उबड़ खाबड़ भूमि पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाएगा और भूमि सस्ती भी चाहिए। थर्ड वाटर, वाटर अवेलेबल है या नहीं।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वाटर की जरूरत होती है। फोर्थ, जहां इंडस्ट्री सेटअप होनी है वहां पास में लेबर अवेलेबल है या नहीं। फिफ्थ, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंडस्ट्री में मशीन्स रन नहीं करेंगी। सिक्स्थ, कैपिटल यानी इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए कैपिटल अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री कोई भी हो कैपिटल तो चाहिए ही। सेवेंथ, ट्रांसपोर्ट, रोड्स अच्छे से बने हैं या नहीं, इंडस्ट्री के पास पोर्ट्स है या नहीं, ताकि आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। एट्थ, मार्केट, इंडस्ट्री के पास मार्केट है या नहीं, और मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, विद्युत, पूंजी, परिवहन और बाजार है। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड where some or all of these factors are easily available. इंडस्ट्रीज वैसे ही लोकेशन पे सेटअप किया जाता है जहां पे ये सारे फैक्टर्स या फिर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इजीली अवेलेबल हो। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost, and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. देखिए, इंडस्ट्रीज जब सेटअप किया जाता है तो इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। तो इस चक्कर में कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इंडस्ट्रीज भी वहां पे सेटअप नहीं किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज को सेटअप करवाने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, जैसे सब्सिडाइज्ड पावर यानी कम दाम पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के देती है, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेती है, एक्सेट्रा। तो इन इंसेंटिव्स के कारण इंडस्ट्रीज इनकरेज होते हैं पिछड़े क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन often leads to development and growth of towns and cities. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो आसपास के टाउन्स और सिटीज का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों के पास पैसा आता है, गरीबी कम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। इस डायग्राम में इंडस्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स को दिखाया गया है। रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हमने पीछे स्लाइड में ही डिटेल में समझ लिया है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक तंत्र। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम consists of inputs, processes and outputs. जब हम इंडस्ट्री को एज अ सिस्टम देखते हैं तो उसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। द इनपुट्स आर दी रॉ मटेरियल्स, लेबर and cost of land, transport, power and other infrastructure.
इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट होता है रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड यानी भूमि की लागत कितनी है, ट्रांसपोर्ट, पावर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। द प्रोसेसेस include a wide range of activities that convert the raw material into finished products. प्रोसेसेस में हमें डिफरेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, तभी हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर बनाने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, वैसे ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अलग अलग एक्टिविटीज से हम क्लॉथ बना पाते हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। The outputs are the end product and the income earned from it. आउटपुट में हमें एंड प्रोडक्ट यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, फिर इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट में बेचकर जो आय होता है वो भी हमारा आउटपुट है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट में आता है कॉटन, लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। द प्रोसेसेस इंक्लूड जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। प्रोसेस में आता है जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। द आउटपुट इज द शर्ट यू वियर। आउटपुट में हमें शर्ट मिलता है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वो उत्पादन है। मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूरे प्रोसेस को क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी के चैप्टर 8 अ शर्ट इन दी मार्केट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 7 पॉलिटी के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन्स, औद्योगिक प्रदेश। इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन यानी औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब बहुत सारे अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पास होते हैं और वे एक दूसरे के काम में भी आते हैं प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कार मैन्युफैक्चर करती है, उसी के पास एक टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वे एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं और सबका एक साथ ग्रोथ होगा। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऐसे जगह पे सेटअप किए गए हैं जहां कोल फील्ड अवेलेबल हो
ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आसानी से हो सके। सी पोर्ट्स पास में हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले। टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पास, क्योंकि टेम्परेट रीजन डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं तो लेबर आसानी से मिल सकता है, मार्केट पास में मिल जाएगा और क्लाइमेट फेवरेबल होता है तो प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन एंड दी कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बैंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। इस मैप में वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन्स को दिखाया गया है। ये रहा आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का रीजन, ये रहा आपका वेस्टर्न यूरोप, इधर है आपका ईस्टर्न एशिया का रीजन। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिजास्टर, औद्योगिक विपदा। इन इंडस्ट्रीज, accidents, disasters mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. इंडस्ट्रीज में जब हैजार्डस मटेरियल को ध्यान से नहीं रखा जाता या फिर जब कोई टेक्निकल फेलियर होता है तब एक्सीडेंट्स या डिजास्टर होते हैं। उद्योगों में दुर्घटना, विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ऑफ ऑल टाइम occurred in Bhopal on 3 December 1984 around 12:30 am. भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट, हाइड्रोजन साइनाइड जैसे दूसरे गैसेस लीक हो गए थे। ये एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। द ऑफिशियल डेथ टोल was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders, etc. 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 3,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं। In another incident on 23 December 2005, due to gas well blowout in Gaoqiao, Chongqing, China, 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से
243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। Many people died because they were unable to run after the explosion. बहुत सारे लोग इस वजह से मारे गए क्योंकि वे एक्सप्लोजन होने के बाद भाग नहीं पाए थे। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. वे जो समय पर नहीं भाग पाए, उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्क रिडक्शन मेजर्स के बारे में। जोखिम कम करने के उपाय। डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज को डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से अलग रखना चाहिए और दूर बनाना चाहिए। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। People staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs. इंडस्ट्रीज के पास जो लोग रहते हैं उन्हें इंडस्ट्री में मौजूद सारे टॉक्सिन और हैजार्डस मटेरियल की जानकारी होनी चाहिए और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा उसकी भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो लोग अपने सेफ्टी मेजर्स को अच्छा कर सकें। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। फायर वार्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मतलब फायर अलार्म सिस्टम इंप्रूव किया जाना चाहिए और आग बुझाने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। टॉक्सिक सब्सटेंसेस का स्टोरेज कैपेसिटी इंडस्ट्री में लिमिटेड होना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले सिस्टम इंडस्ट्रीज में अच्छा होना चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज इमर्ज कर रही हैं, उभर रही हैं, उन्हें सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। These include information technology, wellness, hospitality and knowledge. इसमें आईटी सेक्टर, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज से रिलेटेड इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।